वो सारे ही गलत है। क्वेश्चन भी पढ़ पाए से। एक तो इतनी गलती खुशी होती है ना, मेन एग्जाम में भी सबसे ज्यादा गलती हम लोग यही करते हैं, पैनिक में आके नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा कर जाते हैं और क्वेश्चन भी अच्छे से नहीं पढ़ते। तो ये जो ऑफलाइन वाला एक्सपीरियंस है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए आप लोग, क्योंकि इस ऑफलाइन एक्सपीरियंस से आप लोग ना थोड़ा एंजाइटी को टैकल करना सीखोगे, कि आपके सामने फिजिकली जो पेपर अवेलेबल होता है उस टाइम का स्ट्रेस, और इतने सारे बच्चों के बीच में बैठ के टेस्ट देना, वो वाली चीजें। बिकॉज पढ़ाई तो सब कर लेते हैं, देखो 22 लाख बच्चे हर साल अटेम्प्ट देते हैं, पढ़ाई वो लोग सब करते हैं। मेन चीज मैटर करती है कि आप लोगों ने टाइम मैनेजमेंट, आप लोगों ने अपना स्ट्रेस लेवल, इन सब चीजों पे कितना ज्यादा वर्क किया हुआ है। मजे आ गए मैम ऑफलाइन में। मैम मैम मजे तो आए ऑफलाइन। तो एक दूसरे से मिलने में इतना बिजी हो गया कि पेपर गलत हो गया। मेरे से तो मैम एक लड़की मिली थी मेधा, वो फोटोन की है हम लोग उस पे। मैम वो इतनी खुश हो गई मेरे से, इतना बातें करने लगी, बस सारा आपने गलत सर्च करके रख दिया। सी मैम मेरे मैम साथ तो मिले अर्चना, पसंद कर गायत्री रहे और थे। विवेक बैठा था। और मैम अर्पिता थी अपनी क्लास की, वो मेरे को मैसेज करी मुझे तो आपसे मिलना ही है, मिलना ही है। मैंने कहा वही क्या हो मैम गया है। पता है इतने सारे बच्चे आए थे, इतनी भीड़ थी, कोई नहीं मिला मुझे, सिर्फ ये मनीषा, गुंजन, अर्चना, गायत्री, विवेक, यही मैम अभी 5 आप पढ़ा दो, बात कर लेना। मैं नहीं मिला किसी को। ओ मेरे सामने बैठा था। झूठ बोल। कोई बात नहीं, इस बार जब नेक्स्ट टाइम होगा ना, तो अपने वाले ग्रुप में मैसेज कर लेंगे एक लोकेशन का, कि इस लोकेशन पे इस वाले बैच के सारे बच्चे आ जाओ, तो सब आ जाएंगे। यस मैम। कैंटीन के पास आ जाना। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। एनसीईआरटी सब अपनी ओपन कर लो। अच्छा, इस चैप्टर के वैसे एक्स्ट्रा नोट्स तो आप लोगों ने बनाए नहीं होंगे, सब एनसीईआरटी के मैम साइड में मैंने बोला। यस मैम शॉर्ट नोट शॉर्ट बोले नोट्स थे ना। बनाए हैं ना, हाँ शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, वही सफिशिएंट है। यहाँ पे भी सारा का सारा आगे सिर्फ थियोरटिकल पोर्शन है। तो अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा था माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड का, देखा था कि हम लोग घरों में कैसे माइक्रोब्स का यूज कर करके नए नए प्रोडक्ट्स डेवलप करा सकते हैं। अब देखते हैं कि हम लोग इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन सा प्रोडक्ट डेवलप करा सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। तो ये बोलते हैं इवन इन इंडस्ट्री microbes are used to synthesize a number of products valuable to human beings। जैसे कि हमारे पास बेवरेजेस या फिर एंटीबायोटिक्स। बेवरेजेस का मतलब क्या होता है, जो टी, कॉफी, ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, ये सब बेवरेजेस के अंदर आती है। और एंटीबायोटिक्स जो आपकी बैक्टीरियल डिसीज को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। जब हम इन बेवरेजेस और एंटीबायोटिक्स का ही एक इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोडक्शन कराते हैं, तो हमको क्या चाहिए कि हम लोग लार्ज अमाउंट में, बिकॉज हम लोग ऐसे थोड़े ना कि 1 लीटर टी बनवाएंगे, 1 लीटर कॉफी या 1 लीटर एंटीबायोटिक्स बनवा रहे हैं। तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री में तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है, तो हमें वहां पे लार्ज लार्ज साइज के कंटेनर्स की जरूरत पड़ेगी। उन लार्ज साइज कंटेनर्स को हम बोलते हैं फर्मेंटर्स। जैसे आप लोगों को याद होगा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हमने यहाँ पे भी पढ़ा था कि अगर मेरे को क्या कराना है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन कराना है, तो किसकी यूज करते थे हम? मैम बायो रिएक्टर्स। बायो रिएक्टर्स के यूज करते थे। ऐसे यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए किसका यूज करेंगे, हम लोग फर्मेंटर्स का यूज करेंगे। साक्षी, अर्चना, बाकी लोग चैट सेक्शन में कम ध्यान दो, क्लास पे ध्यान दो, बाद में बातें कर लेना। तो पहला जो क्वेश्चन आपको यहाँ से आएगा कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए हम किन कंटेनर्स की यूज करते हैं, वो आता है आपका फर्मेंटर्स। जो जितने भी ड्रॉपर बैच वाले बच्चे हैं ना, उनका जो भी डाउट है मैं आप लोगों का क्लास के एंड में सॉल्व करूंगी, रेगुलर क्लासेस वगैरह से रिगार्डिंग। अभी पढ़ लो, ठीक है। पहले आता है हमारे पास फर्मेंटेड बेवरेजेस। जितने भी हम बेवरेजेस बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन, आप लोगों को पता है एनारोबिक ऑक्सीडेशन कराता है। जनरली हम कौन सा माइक्रोब यूज करते हैं वहां पे? ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंजाई। यस मैम। Unicellular fungi have been used from time immemorial for the production of beverages। जैसे कि वाइन, ये मैंने आप लोगों को सब लास्ट क्लास में लिखवा दिया था, कौन सी डिस्टिलेशन है, कौन सी नॉन डिस्टिलेशन है, विदाउट डिस्टिलेशन वाली बनी है। फॉर दिस पर्पस सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी को हम यूज करते हैं। देखो उसी को लिए हम वाइन, विस्की, इन सबको बनाने के लिए यूज करते हैं। सेम हम लोग ब्रेड बनाने के लिए भी यूज करते हैं। जब ब्रेड बनाने के लिए यूज करते हैं तो उसका नाम याद रख देते हैं हम, ब्रेवर्स यीस्ट। ब्रेवर्स यीस्ट इज यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग malted cereals and fruit juice to produce insect
इथेनॉल को बनवाने के लिए। कोई क्वेश्चन नहीं आता कभी भी इसके ऊपर। विद डिस्टिलेशन और विदाउट डिस्टिलेशन भी मैंने आप लोगों को लिखवाई दिया था। कौन सी डिस्टिलेशन है? वाइन एंड बियर विदाउट डिस्टिलेशन है, इसीलिए इनके अंदर अल्कोहलिक कंटेंट कम है या ज्यादा है? कम है। ज्यादा है। कम बोल रहा है, कोई ज्यादा बोल रहा है? मैम ज्यादा है। ज्यादा है ना विदाउट डिस्टिलेशन वाले में। Yes, ज्यादा। और आपका विस्की, ब्रांडी, रम आर प्रोड्यूस बाय ma'am. डिस्टिलेशन। रिलेशंस पे जाए। इतने में सिर्फ आप लोगों को वही याद रखना है कि कौन सा बेवरेजेस विद डिस्टिलेशन है या कौन सा विदाउट डिस्टिलेशन है। अर्चना, कोई डाउट है? रेस किया हुआ आपने। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ पे एंटीबायोटिक्स का। एंटीबायोटिक्स में मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। एंटीबायोटिक्स का हमें पता है, एंटीबायोटिक्स का जो सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी वो 20th सेंचुरी के अंदर हुई थी। सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रीब्यूशन, अच्छा एंटीबायोटिक्स, एंटी का मतलब किसी चीज के अगेंस्ट वर्क करना, बायो किसी लिविंग लाइफ के अगेंस्ट वर्क करना। और एंटीबायोटिक से हमें याद ही रहता है कि हमेशा किसको वर्क करती है? हमारे बैक्टीरिया बैक्टीरिया को किल करने के लिए काम करती है। यहाँ आपका एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स। माइक्रोब्स को प्रोड्यूस करते हैं एंड माइक्रोब ही इनको बनाते हैं और माइक्रोब को ये किल करती है। एक पर्टिकुलर एक माइक्रोब एंटीबायोटिक बना रहा है और वो किसी दूसरे माइक्रोब को किल कर रहा है। वही लिखा है ना, सम माइक्रोब्स एंड कैन किल या फिर रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब। लेकिन क्या होगा कि जो माइक्रोब इसको प्रोड्यूस कर रहा है वो डिसीज कोजिंग नहीं होगा और जिसको किल कर रहा है वो ऑब्वियसली डिसीज कोजिंग होगा। ऐसा ही एक माइक्रोब हमारे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने हमको बताया था। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ ये जो एंटीबायोटिक की डिस्कवरी है ना, ये एक बाय चांस डिस्कवरी है। बाय चांस डिस्कवरी समझते हो कि डिस्कवरी कुछ और कर रहे हैं और हो कुछ और डिस्कवर कर रहा है। यस मैम। तो इसके अंदर क्या हुआ ना, आपके जो फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे वो स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया के ऊपर वर्क कर रहे थे। बैक्टीरिया ऑब्वियसली इसके ऊपर वर्क कर रहे थे। और कभी कभी क्या होता है ना, जनरली जब हम लोग लैब्स में वर्क करते हैं तो आप लोग जब लैब में जाते होंगे तो वहां पे एक रूल रहता है कि जब भी कोई भी लैब में काम कर रहा है उसको अपनी डिशेज और अपना जो भी जिस टेबल पे आप वर्क कर रहे हो उस डिश को पूरी तरीके से खुद से क्लीन करना पड़ता है। जो भी इक्विपमेंट आपने यूज किया है, आप लोगों के लैब में भी सेम इक्विपमेंट्स या फिर आपके जितने भी यूज है उनको वॉश आउट करने के लिए कोई सर्वेंट्स नहीं होते, किसी भी लैब में नहीं होते, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी लैब क्यों ना हो। 100% क्लीनिंग का जो काम होता है वो वही इंडिविजुअल करता है जिस इंडिविजुअल ने उस लैब में काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया के ऊपर वर्क करे तो एक दिन उन्होंने क्या किया, अपनी जो प्लेट थी उसको अनवॉश छोड़ दिया। बहुत बार ऐसा होता था, मेरे साथ भी ऐसा होता था। जब मैं अपना मास्टर्स कर रही थी तो हम लोग ना लैब में बहुत ज्यादा हेक्टिक होता था, तो कभी कभी ऐसे डिशेस को हम छोड़ देते थे, केमिकल्स वगैरह बहुत चीज ऐसे कर देता था, जनरली होता है, नॉर्मल है। तो इन्होंने भी ऐसे ही किया। फिर इन्होंने नेक्स्ट डे आके देखा कि जो प्लेट थी ना उस प्लेट के ऊपर क्या थे, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया थे। उसके कुछ एरिया में तो बैक्टीरिया थे और कुछ एरिया के अंदर बैक्टीरिया की डेथ हो गई थी। आधे एरिया में जो प्लेट थी, प्लेट की हाफ प्लेट पे बैक्टीरिया है, हाफ प्लेट पे बैक्टीरिया नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये बैक्टीरिया है तो हाफ प्लेट पे क्यों है, पूरी पे क्यों नहीं ग्रो कर पाए। फिर उन्होंने देखा कि इस बैक्टीरिया के आसपास एक फंजाई है, एक मोल्ड है, मोल्ड इज फंजाई। फिर उन्होंने पता लगाया कि फंजाई कर क्या रहा है। फिर उन्होंने देखा कि फंजाई ये अपने अंदर से एक केमिकल सिंथेसाइज कर रहा है, जिस केमिकल ने उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने भी बैक्टीरिया थे उनकी ग्रोथ को रिटार्ड किया, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट किया और जो थे उनको किल करा दिया। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास फंजाई होगा, इट मीन्स इस फंजाई का जो केमिकल है ये केमिकल बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। फिर उस फंजाई का नाम पता लगाया गया कि कौन सी फंजाई है। फंजाई थी पेनिसिलियम नोटेटम। और कौन सा केमिकल प्रोड्यूस करती थी, पेनिसिलिन। ऐसे हमारा पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई। मतलब ऐसे तो बताया इन्होंने कि ये था, लेकिन पेनिसिलिन एग्जैक्टली काम कैसे करता है, कैसे ये इफेक्टिव है, इस सब को किसने स्टडी किया था, अर्नेस्ट चेन एंड होवर्ड फ्लोरे ने। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पे इसी से मिलने वाला है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग मतलब सबसे पहले पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने की थी,
फ्लेमिंग ने की थी। किसके ऊपर काम करते हुए ये डिस्कवर होता है? स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया के ऊपर ये काम करते हुए। फिर इसका पूरा इफेक्टिवनेस किसने डिस्कवर करके दिया? वो हमारा चेन एंड फ्लोरे साइंटिस्ट ने, या फिर अर्नेस्ट एंड हावर्ड भी हम इसको बोल देते हैं। ये हमारे क्वेश्चन बनते हैं। फिर ये जो एंटीबायोटिक थी, इसको सबसे पहले यूज कौन से वर्ल्ड वॉर में किया गया? अमेरिकन सोल्जर्स ने वाउंडेड को हील करने के लिए वर्ल्ड वॉर सेकंड में इसको यूज किया गया। इसीलिए इन तीनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी मिला था 1945 में अपनी इस डिस्कवरी के लिए। ये वर्ल्ड वॉर के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे ध्यान ही नहीं देते, सोचते हैं भाई हम लोग क्यों पढ़े, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है तो। याद रहेगी सारी चीजें जितने भी बताई? यस मैम। इस टॉपिक, अगर इस चैप्टर में से 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो एक क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से मिल जाएगा। और बाकी जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो लेक्चर तो। मैम एक क्वेश्चन था। बताओ। मैम जो एंटीबायोटिक है वो वायरस पे क्यों नहीं वर्क करती है? बेटा क्योंकि वायरस को एक मशीनरी की जरूरत पड़ती है, वायरस को कभी कोई किल नहीं कर सकता। लेट्स सपोज कि मेरा ये पेन है, दिस इज एंटीबायोटिक, मेरे सामने वायरस है, वायरस तो नॉन लिविंग है। ये एंटीबायोटिक इस वायरस की किस मशीनरी को अफेक्ट करेगा, इसके किस प्रोसेस को अफेक्ट करेगा, जबकि इसके अंदर तो कोई प्रोसेस चल ही नहीं रहा है। कैसे किल कर सकता है, खुद बताओ। मैम वायरस को नहीं होस्ट की किल बॉडी में हो तो? अगर ये होस्ट की बॉडी के अंदर है तो होस्ट की बॉडी के अंदर सिर्फ एक सबसे पहले किसी सेल के अंदर तो जाएगा ही जाएगा ना ये। यस मैम। होस्ट की बॉडी में चला गया, बॉडी में भी जाके नॉन लिविंग है, लेकिन जब तक इस सेल के अंदर एंटर होगा और सेल के अंदर एंटर होके अपनी मशीनरी रन कराएगा, उसके साथ रेप्लिकेट करेगा, तब हम उसको लिविंग कर, तब हम उसको, और वहां पे भी हम वायरस को नहीं किल कर सकते। जिस सेल के अंदर वो एंटर हुआ है उस सेल को हमें पूरा किल करना पड़ता है, कभी वायरस को नहीं किल कराते, वायरस अफेक्टेड सेल को। और इंटरफेरोन वाला कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ा ही होगा कि लेट्स सपोज एक सेल के अंदर वायरस इन्फेक्शन हो गया, नियर बाय सेल्स के पास इंटरफेरोन जाके उनको सिग्नल देगा कि एंटीवायरल प्रोटीन आप सिंथेसाइज कर लो, उन सब के अंदर एंटीवायरल प्रोटीन बन जाएगा, तो बाकी सेल्स अफेक्ट नहीं होंगी, सिर्फ एक ही वायरस वाली अफेक्टेड सेल्स होगी, उसी को किल करा देंगी। ओके मैम। ठीक है। फिर बोलते हैं कि भाई पेनिसिलिन के बाद बहुत सारे कुछ एंटीबायोटिक्स थे जिनको डिस्कवर किया गया, और फिर उनको अलग अलग टाइप की बैक्टीरियल डिसीज को ट्रीट करने के लिए यूज किया गया। जैसे कि आपका प्लेग हो गया, वुपिंग कफ हो गया, डिप्थीरिया हो गया, लेप्रोसी हो गया। ये सब मैंने आप लोगों को देखो टर्म्स ना उसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाले चैप्टर में पढ़ा दी थी, और ये एक्स्ट्रा टर्म्स इसीलिए पढ़ाई थी क्योंकि ये आगे जाके चैप्टर में टर्म्स आती है और फिर बच्चों को नहीं समझ में आता, इसलिए पढ़ा देते हैं वहां पे। जबकि अगर आप उस वाले चैप्टर को ओपन करके देखो, उस वाले चैप्टर में नाम भी नहीं दिया हुआ है इनका। यार ये वाला टॉपिक केमिकल वाला हमने कर ही लिया था, आप लोगों को याद ही हो गया होगा ये तो पूरा का पूरा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। हमने सबसे पहले माइक्रोब्स को हाउस होल्ड यूजेस में देखा, फिर इंडस्ट्री में देखा, फिर उनसे केमिकल्स बनवाए। 3 पॉइंट हम लोग क्लियर कर लिया। अब हम देखेंगे माइक्रोब्स को हम कैसे यूज करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट में। सीवेज का मतलब क्या होता है? पॉल्यूटेड वाटर। पॉल्यूटेड। जब वाटर के अंदर बहुत ज्यादा वेस्ट मटेरियल आके इकट्ठा हो जाता है उस वाटर को हम पॉल्यूटेड बोलते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि भाई जितने भी सिटीज और टाउन्स होते हैं उन सबका जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, सीवेज होता है, वो बहुत लार्ज अमाउंट में इकट्ठा होता है। अब इतने ज्यादा को हम बायोडिग्रेडेबल होगा, उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा, उन सब चीजों पर मैटर करता है, तो उसको डायरेक्टली क्या कर दिया जाता है? वाटर के अंदर थ्रू आउट कर दिया जाता है। दिस म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इज कॉल्ड सीवेज। इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। इसके अंदर बहुत सारे अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर होता है एज वेल एज माइक्रोब्स होता है, और इन माइक्रोब्स में से बहुत सारे माइक्रोब जो होता है पैथोजेनिक होता है ऑब्वियसली, जिसकी वजह से आपका जो वाटर बॉडी है वो पॉल्यूटेड हो जाएगा, एक्वेटिक एनिमल्स की हमारे डेथ हो जाती है। ये तो इसके साइड इफेक्ट्स में आ गया। हैव यू एवर कंसीडर्ड कि भाई इतना ज्यादा जो वेस्ट मटेरियल डेली बनता है उसको क्या कैसे डिस्चार्ज किया जाता होगा? क्या उसको डायरेक्टली हम लोगों ने वेस्ट मटेरियल आया डायरेक्टली हम उसको रिवर्स पोन्स वगैरह में डाल दें? नो मैम। वगैरह में डालने से पहले हमें उसको लेस पॉल्यूटेड बनवाना पड़ता है, लेस पॉल्यूटेड हमें उसको बनवाना पड़ता है। और वेस्ट वाटर को लेस पॉल्यूटेड बनाना ही क्या कहलाता है? सीवेज ट्रीटमेंट। जो सीवेज हो रहा है एवरीडे,
उस सीवेज को लेस पॉल्यूटेड हम बनवाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रीटमेंट। अब हमें इसमें ये समझना है कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं। तो बोल रहा है डिस्पोजल से पहले हैंड सीवेज इज ट्रीटेड इन अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम उसको ट्रीट करेंगे ताकि वो लेस पॉल्यूटेड हो जाए। एंड ये जितना भी वेस्ट मटेरियल का ट्रीटमेंट है ये सब हम लोग माइक्रोब्स की हेल्प से ही कराते हैं। और जनरली कौन से माइक्रोब हम यूज करते हैं यहाँ पे, हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स यूज करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब ऐसे माइक्रोब्स जिनको खाने के लिए क्या चाहिएगा, ऑर्गेनिक मैटर चाहिएगा। अब ये ऑर्गेनिक मैटर खाएंगे मतलब क्या कॉन्सेप्ट आ सकता है इसके पीछे। एक चीज सोचो, मैंने क्या किया, मेरे पास एक कंटेनर के अंदर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर है, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर है। तो पॉल्यूशन का मतलब होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर का होना। यस मैम। तो अगर Yes, इसके अंदर हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स डाल दिए उस पानी के अंदर, तो हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब हेट्रोट्रॉफिक है, ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे तो वाटर के अंदर जितना ऑर्गेनिक मैटर है उसको सबको खा लेंगे। yes, यस मैम। इनडायरेक्टली मेरा जो पानी है, मेरा जो वेस्ट वाटर है, उसके अंदर से सारा ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो रहा है। yes, ma'am. ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो रहा है, इट मीन्स वो लेस पॉल्यूटेड बनता जा रहा है, लेस पॉल्यूटेड बनता जा रहा है ना। आप लोगों ने टर्म पढ़ा होगा बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। Yes, ma'am. क्या होता है बीओडी? मैम कि पानी में जितना ज्यादा होता है उतना ही ज्यादा पानी की जो है पॉल्यूटिंग पोटेंशियल होता है। मैम मैम उसमें अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को रेफर करता है, मतलब कि जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं ना ऑर्गेनिक मैटर हमारे पानी के अंदर बैक्टीरिया को ऑक्सीडाइज वगैरह करने के लिए, मैम उसको रेफर करता है। देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, बहुत क्वेश्चन आता है। बीओडी, बीओडी का मतलब होता है बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो ऑक्सीजन डिमांड से याद रखना, मेरे पास ये वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, ऐसे मान लो मैंने इसके अंदर माइक्रोब्स ऐड कर दिए। अब इन माइक्रोब्स की ऑक्सीजन डिमांड कितनी है? अब इनकी ऑक्सीजन डिमांड किस चीज पे, इनको ऑक्सीजन किस लिए चाहिएगी? ऑक्सीजन का जो ऑर्गेनिक मैटर वाटर के अंदर प्रेजेंट है उस ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करके तो खाएंगे ना। yes, ma'am. वाटर के अंदर, सुनो ध्यान से सुनना, वाटर के अंदर जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उतना ही ज्यादा माइक्रोब्स की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी ना, ऑक्सीजन डिमांड उनकी ज्यादा होगी। तो इट मीन वाटर का बीओडी हाई होगा, बीओडी हाई होगा ना वाटर का, ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा, बीओडी हाई होगा। और इसका मतलब वाटर, अगर हम इसको बनाएं थोड़ा सा इसका, ऐसे लिखो, मोर ऑर्गेनिक मैटर, साइड में लिख लेना इस पॉइंट को। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा वाटर के अंदर, मोर ऑक्सीजन नीडेड टू माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी टू डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर। और जितनी ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड देन मोर ऑक्सीजन डिमांड, और ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड तो भाई मोर इज बीओडी। और वाटर के अंदर जितना ज्यादा, मोर ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर देन मोर पॉल्यूटेड वाटर। yes, ma'am. तो जितना ज्यादा वाटर पॉल्यूटेड उतना ही ज्यादा उसका बीओडी। तो हम ये बोल सकते हैं कि हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर वाटर का बीओडी रिड्यूस कराते हैं। yes, ma'am. वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर हम वाटर का बीओडी या वाटर को लेस पॉल्यूटेड बनाता है, वाटर का बीओडी डिक्रीज कराते हैं, रिड्यूस कराते हैं। मैम मतलब जो ये हेट्रोटॉपिक माइक्रोब्स है ये ऑर्गेनिक मैटर के साथ बीओडी भी रिड्यूस करते हैं। हाँ क्योंकि आप खुद देखो ना, ये हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स है, हेट्रोट्रॉफिक है, ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर खाने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिएगी, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिएगी, इट मीन्स बीओडी ज्यादा है।
और जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर खाते चले जाएंगे, ऑक्सीजन बढ़ती चली जाएगी, डिमांड उनकी, ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, बीओडी ज्यादा है। अब एक टाइम ऐसा आएगा ऑर्गेनिक मैटर बिल्कुल कम, ऑक्सीजन डिमांड भी कम, तो बीओडी भी कम कम हो जाए। कम हो जाएगा ना। जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट कम होता चला जाएगा, ऑक्सीजन डिमांड कम होती चली जाएगी और बीओडी भी कम होता चला जाएगा। मतलब मोर पॉल्यूटेड वाटर मोर बीओडी, लेस पॉल्यूटेड वाटर लेस बीओडी। यस मैम। तो ये कॉन्सेप्ट इन्होंने समझाया है कि हम लोगों को एग्जैक्टली करना क्या है। हमको जो हमारे पास सीवेज है उस सीवेज के अंदर से आपको उसका बीओडी रिड्यूस करना है, और बीओडी रिड्यूस किस बेसिस पे करना है, माइक्रोब्स के बेसिस पे करना है, इसीलिए हम इसको माइक्रोब्स वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो लेट्स सपोज आपको एक कंटेनर के अंदर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर दे दिया है, आप सबसे पहले उसके अंदर क्या करोगे, उसके अंदर साइज के छोटे छोटे साइज के पत्थर होंगे या वेस्ट मटेरियल, पहले उसको अलग कर लोगे ना। तो फर्स्ट प्रोसेस आप क्या करोगे, जो भी आपको सीवेज दिया है उसका फिल्ट्रेशन कर लोगे, सबसे पहले फिल्टर करोगे, फिर फिल्टर करने के बाद उसका सेडिमेंटेशन में क्या होगा, जितने भी लार्ज साइज के पेबल्स पत्थर वगैरह होंगे सब सेडिमेंट हो जाएंगे, और ऑल सॉलिड्स, जितने भी सॉलिड जो सेटल डाउन हुए हैं बॉटम में, उसको हम क्या बोल देंगे, प्राइमरी स्लज, पहला कूड़ा कचरा जो निकला है हमारा। और जो ऊपर वाला पार्ट है सुपरनेटेंट फॉर्म, उसको क्या बोलेंगे, इफ्लुएंट। द इफ्लुएंट फ्रॉम द, फिर वो इफ्लुएंट को हमने क्या किया, प्राइमरी सेटलिंग टैंक से निकाला। ये मेरा प्राइमरी ट्रीटमेंट था, पहला क्वेश्चन। प्राइमरी ट्रीटमेंट बुक में एक वर्ड दे रखा है पेबल्स। मैम पेबल्स का मतलब क्या होता है? पेबल्स का मतलब होता है पत्थर, पत्थर, छोटे छोटे पत्थर या स्टोन्स, बहुत छोटे छोटे साइज के होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आएगा प्राइमरी ट्रीटमेंट मेथड के अंदर कौन कौन से मेथड्स आता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में दो मेथड, सबसे पहले फिल्ट्रेशन देन सेडिमेंटेशन। उसके अंदर हम क्या करते हैं, फिजिकल रिमूवल करते हैं पार्टिकल्स का। फिजिकल रिमूवल समझ में आ गया, फिल्टर पेपर लगा दिया, ऊपर सारा लार्ज साइज का जो कूड़ा कचरा ऊपर रह जाएगा, पानी सारा नीचे निकल जाएगा। सेडिमेंटेशन से जो बाकी का रेत वगैरह मिट्टी वगैरह रहेगी वो सारी नीचे बैठ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी स्लज। ऊपर वाला जो सुपरनेटेंट फॉर्म होगा उसको अलग निकाल लेंगे, उसको बोल देंगे हम इफ्लुएंट। तो ये मेरा प्राइमरी टैंक था, पहला टैंक था। इसमें से ऊपर वाला, बिकॉज अब ऊपर वाला जो पार्ट बच गया उसके अंदर से मेरे को ऑर्गेनिक मैटर कम करना है ना, ऑर्गेनिक मैटर उसका कम करना है। अब उसको हम किसके लिए लेके जाएंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, या फिर वी कैन कॉल इट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसका मतलब इस ट्रीटमेंट में हम माइक्रोब्स का यूज करेंगे। यस मैम। अब माइक्रोब्स का बहुत ध्यान से समझना है इस वाले प्रोसेस को। सबसे पहले हमने क्या किया, प्राइमरी जो टैंक था मेरा, उस प्राइमरी टैंक के अंदर से सारा इफ्लुएंट को निकाला और दूसरे टैंक में ट्रांसफर कर दिया, विच इज नोन एज लार्ज एरेशन टैंक। बड़ा सा टैंक है जिसके अंदर बहुत सारी एयर आ रही है, क्योंकि हम लोगों को माइक्रोब्स बनाने हैं, यहाँ पे माइक्रोब्स डालने हैं। माइक्रोब्स अपना फंक्शन करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिएगी ना। यस मैम। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आ पाए, तो इसलिए लार्ज एरेशन टैंक हमने यूज किए। वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली एंड एयर इज पंप। एजिटेशन का मतलब होता है उनको गोल गोल ऐसे घुमाते रहे, गोल गोल घुमाते रहे और उसके अंदर हवा डालते रहे, एयर पंप आउट करते रहे। इसकी वजह से क्या होगा, जितनी ज्यादा एयर देंगे और जितना कॉन्स्टेंटली उसको हम उसको घुमाते रहेंगे, उतनी ही ज्यादा उसके अंदर एरोबिक माइक्रोब्स का अमाउंट बढ़ जाएगा एयर के अंदर, बिकॉज हमारे चारों तरफ बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है वहां पे, तो ज्यादा अमाउंट में माइक्रोब्स का अमाउंट बढ़ जाएगा। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखो, दिस अलाउ विग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स। इस फ्लॉक्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपली ये क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज फ्लॉक। फ्लॉक किसका बना होता है, फ्लॉक ना, जैसे ये मेरा एरेशन टैंक है, इस टैंक के ऊपर ऐसे एक होता है ना जाली टाइप से लगा देना, जैसे मम्मा दूध में उबाल देती है, तो उबाल देने के बाद उसके ऊपर वो प्लेट नहीं रखती, एक जाली रख देती है ऐसे, ताकि वो जल्दी ठंडा हो जाए। मतलब उसके अंदर ना कुछ वेस्ट मटेरियल है, कुछ ऊपर से गिरे भी नहीं और उसके अंदर एयर भी जाते रहे, ठंडा हो जाए। सुना है ये? दूध उबालते हैं। हाँ, दूध उबालने के बाद मैं प्लेट नहीं रखती, बिकॉज वो ठंडा नहीं होता फिर, बिकॉज रात में क्या होता है ना, दूध को उबाल देने के बाद उसको फ्रिज में रखते हैं, और फ्रिज में कभी भी गरम गरम नहीं रखते, ठंडा करके रखता है। यस और दूध को अगर खुला छोड़ देंगे तो उसके अंदर कुछ भी आगे गिर जाएगा।
फिर यस तुम इसके मैम। ऊपर जाली डाल देती है, तो बिल्कुल जाली के जैसे है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाते हैं फ्लॉक्स बने किससे होता है? ये फ्लॉक्स आपके बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट से बने होते हैं। याद है फंगस के अंदर वो हाइपी होता था, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, Yes, ma'am. उससे बना होता है फंगल फिलामेंट, और उसके बीच बीच में बैक्टीरिया एसोसिएटेड है। एक मेश लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जाली टाइप स्ट्रक्चर ये बन जाती है। समझ आया फ्लॉक? यस मैम। बिल्कुल दूध के ऊपर जो छलनी लगाता है उससे याद रखना। व्हाइल ग्रोइंग दीज माइक्रोब्स कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द इफ्लुएंट। अब इतने सारे माइक्रोब्स हमने डाल दिए हैं अपने इफ्लुएंट के अंदर, अब वो माइक्रोब्स क्या करेंगे? ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे या नहीं खाएंगे? मैम खाएंगे। एफ्लुएंट वही है जो सीवेज है हमारा। क्या क्या? मैम एफ्लुएंट वही है ना जो सीवेज है। हाँ, देखो सबसे पहले हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट कराया। प्राइमरी ट्रीटमेंट में प्राइमरी स्लज अलग कर दिया, जो नीचे पार्ट बैठ गया था, ऊपर वाला पार्ट को हमने बोल दिया इफ्लुएंट। वो इफ्लुएंट ही सीवेज बन चुका है। मतलब सीवेज के अंदर तो क्या है, सीवेज के अंदर पत्थर हो गया, मतलब सारी मैम चीजें हैं। सेडिमेंटेशन के बाद जो बचा वो ही है ना। सेडिमेंटेशन फिल्ट्रेशन करने के बाद जो हमारे पास बचा है ना, उसको हम इफ्लुएंट बोलेंगे। ठीक है, अब मेरे पास इफ्लुएंट है, इफ्लुएंट का मेरे को क्या करना है, उसके अंदर से ऑर्गेनिक मैटर कम करना है। अब ऑर्गेनिक मैटर कम करने का मतलब उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स की ग्रोथ करा दी हमने। अब जितने ज्यादा माइक्रोब्स उसके अंदर आ गए उतने ही ज्यादा वो ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम करेंगे, और जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम होगा उतना ही बीओडी रिड्यूस होता चला जाएगा। और कब तक ये प्रोसेस होने के लिए रखेंगे हम? जब तक जो हमारा बीओडी है बिल्कुल रिड्यूस नहीं हो जाता। वाटर के उसका जो हमारा इफ्लुएंट है, सीवेज है, उसका बीओडी चेक करते रहते हैं कि बीओडी रिड्यूस हुआ नहीं हुआ। जब रिड्यूस हो जाता है उसको उठा के वाटर बॉडीज के अंदर डाल देते हैं। अब पढ़ो, दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द बीओडी ऑफ द इफ्लुएंट, रेफर टू द बीओडी की डेफिनेशन दे दिया, अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन दैट विल बी कंज्यूम इफ द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज बाय बैक्टीरिया। 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर से कितना ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हुई। 1 लीटर वाटर के अंदर से ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने में कितनी ऑक्सीजन लगी, दिस इज नोन एज बीओडी। कब तक हम सीवेज वाटर को ट्रीट करते हैं? जब तक बीओडी पूरी तरीके से रिड्यूस नहीं हो जाता। बीओडी टेस्ट हमको क्या बताता है? बीओडी टेस्ट हमको अपटेक ऑफ ऑक्सीजन ही देता है, सिर्फ कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ सैंपल ऑफ वाटर। इनडायरेक्टली मेरे को क्या बताता है कि कितना ऑर्गेनिक मैटर वाटर के अंदर प्रेजेंट था। जितना ज्यादा बीओडी उतना ही ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर। आगे लिख गया, जितना ज्यादा बीओडी उतना ही ज्यादा वाटर पॉल्यूटेड है, मोर ऑफ इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। वो मैंने सारी चीजें आप लोगों को भी टेबल बनवा के लिखवा दिया है फ्लो चार्ट में, यहीं से आप लोग कर ही लोगे इसको पूरा। मोर ऑर्गेनिक मैटर मोर पॉल्यूटेड, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए कि देन ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड देन मोर बीओडी। तो अब हमने क्या किया, अपना जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट था उसके अंदर से ऑर्गेनिक मैटर को भी बिल्कुल रिड्यूस करा दिया है। एक बार बीओडी हमारा सीवेज वाटर का बिल्कुल रिड्यूस हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो मेरा इफ्लुएंट है उस इफ्लुएंट को किसके अंदर डाल देंगे? सेटलिंग टैंक में। टैंक का नाम याद रखना। सेकेंडरी ट्रीटमेंट मेथड में हम लोगों ने एरेशन टैंक यूज किया था, लार्ज एरेशन टैंक, ताकि ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर आ सके। फिर लास्ट में सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद हम लोग यूज करते हैं सेटलिंग टैंक। इन सेटलिंग टैंक के अंदर होता क्या है, वेयर द बैक्टीरियल फ्लॉक्स, जो फ्लॉक्स थे फंगल फिलामेंट और बैक्टीरिया के, आर अलाउड टू सेडिमेंट। उन फ्लॉक्स को हम ये बोलते हैं कि आप नीचे बिल्कुल बॉटम में सेडिमेंट हो जाए, मतलब जितने भी वो माइक्रोब्स हमारे आए हैं ना अभी, उन माइक्रोब्स को हम सेडिमेंट होने के लिए रखेंगे, ताकि उन माइक्रोब्स को मैं दूसरे सीवेज ट्रीटमेंट मेथड्स के अंदर यूज कर पाऊं एज अ इनोक्यूलम। जैसे वो कर्ड वाला और मिल्क वाला एग्जाम्पल दिया था, उसके अंदर हम लोग इनोक्यूलम की फॉर्म में लार्ज अमाउंट ऑफ एलएबी डालते थे ना, लैक्टोबैसिलस डालते थे। ऐसे यहाँ पे करेंगे। एक बार मैंने जब सीवेज ट्रीटमेंट मेथड करा लिया, उसके अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स ग्रो करा लिए, फिर उन्हीं माइक्रोब्स को नीचे सेडिमेंट करा लेंगे और उस सेडिमेंट में से माइक्रोब्स को निकाल लेंगे, मतलब वो पूरा सेडिमेंट ही ले लेंगे और उसको उठा के जो दूसरे एरेशन टैंक में ट्रीटमेंट चल रहा होगा उसके अंदर डाल देंगे, ताकि वहां पे और ज्यादा अमाउंट में माइक्रोब्स आ पाए और जल्दी सारा ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम हो पाए। ठीक है, अब देखो जरा आगे बोलता है, दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज हमने इसको क्यों बोला, क्योंकि दूसरे एरेशन टैंक में जाके वहां पे एक्टिवेशन का काम करेगा।
जो नीचे सेडिमेंट हो गया है, नीचे सेडिमेंट क्या होंगे हमारे, माइक्रोब सेडिमेंट होंगे, उनको एक्टिवेटेड स्लज बोलेंगे। फिर उसमें से एक्टिवेटेड स्लज का कुछ पार्ट लेंगे, उसको वापस किस में डाल देंगे, पंप बैंक इनटू द एरेशन टैंक टू सर्व एज अ इनोकुलम। और जो बाकी का पार्ट बच गया है, उस बाकी के पार्ट को एक लार्ज टैंक में डालेंगे एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर्स के अंदर। अब एनएरोबिक है मतलब यहाँ पे कैसे बैक्टीरियाज होंगे, वो जो एनएरोबिकली ग्रो करेंगे, एनएरोबिकली विदाउट ऑक्सीजन। इनका काम क्या होता है, ये एनएरोबिकली ग्रो करते हैं और जितने बाकी के बैक्टीरियाज वाटर के अंदर, क्योंकि हमारे अभी वाटर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज है, माइक्रोब्स है, अगर हमने इसी को नेचुरली ले जाके वाटर बॉडीज के अंदर डाल दिया तो ऑब्वियसली बात है वाटर बॉडीज भी पॉल्यूटेड होंगी माइक्रोब्स से, बिकॉज उसके अंदर। तो हमें ये भी चाहिए ना कि हम वो सारे माइक्रोब्स भी हटवा दें वहां से, माइक्रोब्स भी तो हटाने पड़ेंगे ना, तभी उस सीवेज को हम लोग वाटर बॉडी के अंदर डिस्चार्ज कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर का यूज किया, जिसके अंदर एनएरोबिक बैक्टीरियाज होता है। वो बैक्टीरिया, जितना भी हमारा बैक्टीरिया था, मतलब एरोबिक वाले जितने भी हमारे फंजाइज थे, उन सबको डाइजेस्ट कर देंगे। डाइजेशन के प्रोसेस, अब यहाँ पे ये प्रोसेस कराया क्यों जा रहा है, इस प्रोसेस को कराने का मेन एम है एनारोबिक में कि हमें यहाँ पे एक बाई प्रोडक्ट मिलता है विच इज बायोगैस, इसलिए मेथड कराया जाता है। नहीं तो इसके अलावा और कुछ मेथड कर लेते हम। बैक्टीरिया तो फंजाई को ही तो किल करना था हम लोगों को, हमने क्यों एनारोबिक को लिया, बिकॉज एनारोबिक ऑक्सीडेशन होगा, एनारोबिक ऑक्सीडेशन में बाई प्रोडक्ट्स रिलीज होंगे, और बाई प्रोडक्ट्स में क्या रिलीज होगा, मीथेन, H2S एंड CO2। दिस इज द मिक्सचर ऑफ बायोगैस। इस डाइजेशन के टाइम पे आपके जो बैक्टीरियाज है, एनारोबिक बैक्टीरिया, वो 3 टाइप की गैस प्रोड्यूस करेंगे। ये हमारी बायोगैस है, इस बायोगैस को हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं आगे। द इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट से इफ्लुएंट्स को निकाला और फिर उसको नेचुरल वाटर बॉडीज, रिवर्स, स्ट्रीम्स इन सब के अंदर डिस्चार्ज कर दिया। रिकैप करें एक बार फिर से। मैम यस मैम। जी बोलो। मैम जो ये माइक्रोब से सेडिमेंट हुए थे मतलब नीचे, मैम ये एक्टिवेटेड स्लज कैसे बन गए? एक्टिवेटेड स्लज इनको बोला गया, बने नहीं। एक्टिवेटेड स्लज, स्लज का मतलब ये होता है कि ये दूसरे पार्ट में जाके उसको एक्टिवेट कराएंगे, बिकॉज दीज आर द माइक्रोब्स, एरोबिक माइक्रोब्स है। इसको हम दूसरे टैंक में, जिस टैंक में सेकेंडरी मेथड चल रहा होगा अभी, उसमें ऐड कर देंगे ना ले जाके, ताकि वहां पे और ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर दूसरे पार्ट में जाएंगे, वहां के मैम माइक्रोब्स को एक्टिवेट कर देंगे। नहीं, वहां के अंदर और ज्यादा एक्टिवेट कर देंगे प्रोसेस को, माइक्रोब्स को एक्टिवेट नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे भी ऐसी माइक्रोब्स होंगे, यहाँ पे भी ऐसी माइक्रोब्स है, सेम माइक्रोब्स। हम प्रोसेस को एक्टिवेट कर देंगे। हाँ, प्रोसेस को एक्टिवेट कर देंगे। हम तो स्मॉल पार्टी की यूज करते हैं, सारे की यूज करते हैं। दोबारा बोलो सुंदर। मैम वो स्मॉल पार्टी की यूज करते हैं एक्टिवेटेड स्लज का। स्मॉल पार्ट ही यूज करते हैं इसमें बेटा। स्मॉल पार्ट का मतलब ये होता है बिकॉज कुछ पार्ट तो हम लोगों को एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर लिया जाता है, और हमेशा इनोकुलम की फॉर्म में हम इसको यूज कर रहा है, बिकॉज हम लोग वहां पे जाके बैक्टीरियाज डालेंगे, वो बैक्टीरियाज मल्टीप्लाई करके अपने आप को और ज्यादा अमाउंट में बना लेता है फिर। क्योंकि अगर हमने लार्ज अमाउंट में वहां पे डाले, सपोज सारा का सारा एक्टिवेटेड जितना भी सेडिमेंटेशन था सारा उठा के वहां पे डाल दिया हमने, फिर जो एरेशन टैंक है, उस एरेशन टैंक से उन एरोबिक बैक्टीरियाज को फिर खत्म भी तो करना पड़ेगा ना, तो उनको खत्म करने में प्रॉब्लम आती है हमको, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को सारे बैक्टीरियाज को डाइजेस्ट कराना है। जितने ज्यादा हम बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा फिर हमारा प्रोसेस लगेगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट एक परसेंटेज मैटर कर रहा है, कर रखता है ये, कि कुछ परसेंटेज तो हम इनोकुलम की फॉर्म में ट्रांसफर कर दे और कुछ परसेंटेज को हम एनारोबिक डाइजेस्टर्स के अंदर डाइजेस्ट करा दे, ऐसे रखता है। आया समझ में? तो सबसे पहले जब हम लोगों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में वर्क करना है, सबसे पहले फिल्ट्रेशन कर देंगे, फिर सेडिमेंटेशन कर देंगे। जो नीचे सेडिमेंट बच जाएगा उसको बोलेंगे हम प्राइमरी स्लज, और ऊपर वाला पार्ट सारा उस इफ्लुएंट को उठाया, लार्ज एरेशन टैंक में डाला। लार्ज एरेशन टैंक में बहुत सारी एयर वगैरह पंप करते हैं, उसको एजिटेट कराता है, घुमाता है मैकेनिकली, जिसकी वजह से बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरियाज वहां पे ग्रो कर जाता है। एरोबिक बैक्टीरियाज को और ज्यादा ग्रो कराने के लिए ऊपर से हमने फ्लॉक्स लगा दिए। फ्लॉक्स किससे बने हुए थे? बैक्टीरिया से। फिर बहुत सारे माइक्रोब्स आ गए, इन माइक्रोब्स ने
आपका कंज्यूम करना शुरू कर दिया आपका ऑर्गेनिक मैटर। धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो कंज्यूम होता चला गया, बीओडी रिड्यूस हो गया और वाटर लेस पॉल्यूटेड बन गया। अब हमें जितने माइक्रोब्स अब ग्रो कराए इनको खत्म भी करना है। इसका कुछ पार्ट मतलब सेडिमेंट करा दिया सारे माइक्रोब्स को नीचे, और फिर उसके अंदर से कुछ पार्ट को निकाला, दूसरे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर डाल दिया, और बाकी को जितना पार्ट बच गया है स्लज का उसको सबको हमने एनारोबिक डाइजेस्टर्स के अंदर डाल दिया। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर एनारोबिक कंडीशन में वर्क करेगा, स्लज को डाइजेस्ट कराएगा, सारे स्लज को डाइजेस्ट कराएगा, और फिर डाइजेस्ट कराने में साथ साथ हमें बायोगैस प्रोड्यूस करके देगा जिसको हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं। बायोगैस, मीथेन, H2S एंड CO2। डन पूरा सीवेज ट्रीटमेंट। यस मैम। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट? चलो अब डाउट नहीं है तो विल गो फर्दर। ये वाला पूरा प्रोसेस है, ये आप पढ़ सकते हो। जनरली सिंपल सी चीज बताया। मेनली क्वेश्चन जो आ जाता है कि हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और फॉरेस्ट ने कौन से प्लान्स यूज किए, गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान यूज किए गए थे ताकि इनको प्रॉपरली क्लीन किया जाए। ये रूल्स वगैरह बना दिए कि किसी भी वाटर बॉडी के अंदर अगर आपको सीवेज डिस्पोज करना है तो सीवेज को डिस्पोज करने से पहले उसका बीओडी चेक किया जाएगा कि जो आप सीवेज डिस्पोज कर रहे हो उसका प्रॉपर बीओडी क्या है, आपने उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में लगाया है या नहीं लगाया है। सब जोया एनी डाउट? नो मैम। मैम जोया ने हैंड रेज किया। ओके गायत्री यू कैन लीव इट अप। तो अब आ जाओ, नेक्स्ट वन इज माइक्रोब्स एंड प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। अभी भी हमने क्या बनवाई थी? बायोगैस बनवाई थी, लेकिन वो तो एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो रही थी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से एज अ बाई प्रोडक्ट थी। यहाँ पे हम इंटेंशनली बायोगैस प्रोड्यूस कराएंगे। कैसे कराएंगे वो देखना। सबसे पहले बोलते हैं कि बायोगैस प्रीडोमिनेटली सबसे ज्यादा अमाउंट में बायोगैस के अंदर क्या रहता है? सबसे ज्यादा अमाउंट में इसके अंदर मीथेन रहता है, और बायोगैस को हम एज अ फ्यूल भी यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा बायोगैस जनरली प्रोड्यूस होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस एंड प्रोडक्ट ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। अभी हमने माइक्रोब्स के अलग अलग स्टेप्स पे बनवा के देखा कि कैसे बायोगैस का प्रोडक्शन हो रहा है। तो बायोगैस का प्रोडक्शन किस चीज पर डिपेंड करता है कि किस टाइप के हम माइक्रोब यूज कर रहे हैं और वो किस टाइप का ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट यूज कर रहा है। लेट सपोज कोई माइक्रोब बहुत ज्यादा सल्फर कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करा रहा है, तो वहां पे जो बायोगैस के अंदर अमाउंट मिलेगा सबसे ज्यादा कौन सी गैस का मिलेगा? सल्फर का। तो वही ये बोलता है कि भाई यहाँ पे जो किस टाइप की गैस प्रोड्यूस होगी वो डिपेंड करेगा कि आपके माइक्रोब ने किस टाइप का ऑर्गेनिक मैटर डाइजेस्ट किया है। लेट्स सपोज इन द एग्जांपल सिटेड इन रिलेशन टू फर्मेंटेशन ऑफ डो या चीज मेकिंग या प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस, तो इनका जो मेन प्रोडक्ट होता है वो CO2 की तरह फॉर्म होता है, बिकॉज इनके अंदर दीज आर ऑल द कार्बन कंटेनिंग ग्लूकोज के फॉर्म्स में ये प्रेजेंट होता है। हाउएवर सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जो एनएरोबिकली ग्रो करता है सेलुलोजिक मटेरियल के ऊपर, वो लार्ज अमाउंट में CO2 और H2 प्रोड्यूस करता है विद द मीथेन। मीथेन के साथ साथ CO2 H2 प्रोड्यूस करता है सेलुलोजिक मटेरियल। इन बैक्टीरियाज को हम बोलते हैं मिथानोजेंस। मिथानोजेंस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में भी हम पढ़ते हैं। किस कैटेगरी में आता है? आर के बैक्टीरिया। मीथेन प्रोड्यूसिंग। और ये जनरली रहते कहाँ पे हैं? ruminants गट में रहते हैं मैम, उनके एनिमल की गट में, एनारोबिक स्लज में जब ruminants animal समय होता है। ठीक है, तो पहला मोस्ट कॉमन एग्जांपल मिथानोजन एंड वन सच कॉमन मिथानोजेंस के अंदर क्या है? बैक्टीरिया है, कौन सा? मिथानोबैक्टीरिया। These bacteria are commonly found in anaerobic sludge के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि हमने देखा था अभी जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में स्लज से जो गैस प्रोड्यूस हो रही थी वो कौन सी थी? तो सबसे ज्यादा जो अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही थी वो these bacteria commonly found in the anaerobic sludge during sewage treatment plant, and these bacteria are also used present कहाँ पे present होता है? ruminant animal। rumen stomach का एक part होता है। a lot of cellulosic material in the because cattle जो होता है जनरली सबसे ज्यादा अमाउंट में घास फूस खाता है,
लीव्स खाता है प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, फूड, वो सेलुलोजिक कंटेंट ज्यादा होता है, तो इसीलिए वो मीथेन प्रोड्यूस करता है ज्यादा अमाउंट में। दीज बैक्टीरिया हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज, को ब्रेक डाउन कराने में हेल्प करता है। कैटल्स का एक वन एंड ओनली सोर्स है, इसीलिए कैटल्स का जो डंग होता है, एक्सक्रीटा होता है, उस एक्सक्रीटा के अंदर भी सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या पाया जाएगा, मतलब CH4। अगर हम उससे क्या बनाना शुरू करें, एक फ्यूल बायोगैस बनाना शुरू करें, इसीलिए हम इसको वी कॉल इट गोबर गैस, या फिर वी कैन कॉल इट ऑल्सो गोबर गैस प्लांट, जिसमें हम कैटल्स का डंग यूज करते हैं, क्योंकि कैटल डंग्स के अंदर, उनके कैटल्स के स्टमक के अंदर सबसे ज्यादा मीथेन प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं। सेलुलोज को डाइजेस्ट करा के ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में मीथेन बनवाएंगे, वही मीथेन उनका डंग में आएगा, और उस डंग से हम लोग बायोगैस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये तो बताया इन्होंने। अब बायोगैस प्लांट क्या होता है, बड़े बड़े साइज के टैंक्स होते हैं, 10 से 15 फीट साइज के, है ना, जिसके अंदर हम पूरा का पूरा बायो वेस्ट मटेरियल फिलअप कर देते हैं, एंड फिर उसके अंदर एक जगह से ऑक्सीजन ट्रांसफर कराते हैं, एक जगह से एजिटेशन कराते हैं, ऐसे करके पूरा का पूरा बायोगैस बन जाता है। यहाँ पे देखो जरा कैसे बनता है। Placed over the slurry which keep on rising as the gas is produced in the tank due to the microbial activity। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे देखो, ये हमारे पास डंग वाटर है, इसका मतलब यहाँ पे हमने क्या फिल कर दिया है, कायोडंग फिल कर दिया है, कायोडंग फिल किया, एंड यहीं पे आपने माइक्रोब्स ऐड कर दिया। वो माइक्रोब्स क्या करेंगे, कायोडंग के अंदर जितने भी सेलुलोजिक कंटेंट होगा उसको और ज्यादा डाइजेस्ट कराएंगे, और वहां से मीथेन बनाएंगे, और हम यहाँ से सारी की सारी मीथेन गैस को कलेक्ट कर लेंगे एक साइड से, और जितना स्लज बचेगा वो सारा का सारा यहाँ पे इकट्ठा होता चला जाएगा। सिंपल सा मेथड है ये बिल्कुल। प्लेस्ड ओवर द स्लरी विच कीप ऑन रिलीजिंग द गैस, जो कि प्रोड्यूस होती है उस माइक्रोबियल एक्टिविटी से। द बायोगैस प्लांट के पास एक आउटलेट होता है जिसके थ्रू हम जो गैस बन रही है उसको नियर बाय हाउसेस वगैरह में डिलीवर कर सकते हैं। द स्पेंट स्लरी इज रिमूव थ्रू अनदर आउटलेट, जो बाकी का स्लरी जो वेस्ट मटेरियल बच रहा है उसको किसी दूसरे आउटलेट से हम यूज करते हैं, एंड उसको फिर जितने भी फार्मर्स वगैरह होता है उनको एज अ फर्टिलाइजर यूज कर लेते हैं। कैटल के डंग के अंदर लार्ज कहाँ पे बनता है, रूरल एरियाज के अंदर बनता है, जहाँ पे कैटल सबसे ज्यादा अमाउंट में किसके लिए, मिल्क के लिए, प्रोडक्शन के लिए, या फिर फार्मिंग के लिए, इन सब के लिए यूज करते हैं। सो जनरली जितने भी बायोगैस प्लांट्स है वो सब कहाँ पे एस्टेब्लिश किए गए हैं, रूरल एरियाज के अंदर। फिर इसी बायोगैस से रूरल एरियाज के अंदर कुकिंग कराई जा सकती है, लाइटनिंग वगैरह, इन सबको यूज किया गया। इसके लिए एक इंस्टीट्यूट भी बनाया गया, IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है ये, जिसके अंदर एडमिशन अब नीट के थ्रू ही होता है, पहले इसका अलग से एग्जाम होता था। IARI एक ICAR है करके, ICAR है, IARI है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हाँ, IARI एक वो आइजर है, हाँ, ISER है वो, आइजर है वो, सर है वो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ देखो इसकी ना फुल फॉर्म पूछ लेता है, IARI क्यों, KVIC की फुल फॉर्म खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, ये जनरली। और बाकी आगे स्कूल्स वगैरह से आप कभी विलेज में गए हो तो वहां पे जाके आप गोबर गैस प्लांट देख सकते हैं। डन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है, प्राइमरी मेथड ट्रीटमेंट में क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिजिकल रिमूवल होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स की हेल्प से रिमूवल करता है। फ्लॉक्स क्या होता है, बायोगैस से कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है वो, और जो हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो बायोगैस बनती है उसके अंदर क्या डिफरेंस है, ये हम चीजों का ध्यान रखते हैं। बस इतना डन हुआ हमारा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। अब नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास बायो कंट्रोल एजेंट के ऊपर, कि बायो कंट्रोल एजेंट। अब तक देखो हम लोगों ने कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े हैं, अब तक हम लोगों ने पढ़ा आपका हाउस होल्ड का, हाउस होल्ड पढ़ा था सबसे पहले, यस। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल्स में कैसे बनवाते हैं, यस। देन हम लोगों ने इंडस्ट्रियल देखा, देन हम लोगों ने सीवेज ट्रीटमेंट देखा, देन हम लोगों ने बायोगैस। ये वाले सारे के सारे पॉइंट सबको क्लियर है नहीं है?
यस मैम। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों ये वाला चैप्टर हो गया। और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया आपका ये, और लाइक रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया। ये ऐसे चैप्टर है, नहीं डिसीज वाले में से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चन आ जाता है, बट ये वो चैप्टर है मतलब जिनको एक दो बार पढ़ के ना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती कि आप बार बार पढ़ो, एक ही बार अच्छे से पढ़ लो इन चैप्टर्स को, हो जाते हैं ये। क्योंकि हम लोग जनरली, आप लोगों ने एक चीज सुनी है कि हमेशा क्या करना चाहिए, एनसीईआरटी को अगर आप लोगों ने 7 से 10 बार नहीं पढ़ा एनसीईआरटी तो इट मीन्स आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो सकता। हर टॉपर ये बोलते ना कि मैंने एनसीईआरटी 10 बार पढ़ी थी, मैंने 8 बार पढ़ी थी, मैंने 11 बार पढ़ी थी। तो 10 से 11 बार का ये मतलब नहीं है कि आज आप बैठ गए, सपोज हिमा बैठ गई आज एनसीईआरटी लेके, इस चैप्टर को एक बार पढ़ लिया, 2 बार एक ही दिन में 11 बार पढ़ रही है, एक ही दिन में 2-2 3-3 बार पढ़ रही है, ऐसा नहीं पढ़ना होता है। इवन सारे चैप्टर तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ने होते इतनी इतनी बार। कुछ चैप्टर तो ऐसे होते हैं 1-2 बार पढ़ लो, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं 10 से भी बहुत ज्यादा बार पढ़ने पड़ते हैं। तो ये वो चैप्टर है जिस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना लो, मतलब जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, मेरे को तो वर्बली याद है, आप लोगों को भी वर्बली याद हो जाए। अगर आपसे कोई पूछे इस चैप्टर के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है तो आप वर्बली बता दो कि ये इंपॉर्टेंट है भाई, केमिकल्स इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। अब वो चीज कब होगी, जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे अपने, बिना शॉर्ट नोट्स के ये नहीं हो सकता। जितने ज्यादा शॉर्ट नोट्स इस चैप्टर के बना लोगे, फिर बार बार इस पूरे चैप्टर, क्योंकि अभी आपने देखा हमने इतना सारा ये थ्योरी वाली लाइंस पढ़ी, बट इन लाइंस में सिर्फ 2-2 3-3 पॉइंट्स ही ऐसे हैं जो आप लोगों को याद रखना है, बाकी तो सारी थ्योरी है। थ्योरी को लेके हमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चंस पे ध्यान देना है जनरली। ये अब आपका रह जाता है सिर्फ और सिर्फ इसमें बायो कंट्रोल एजेंट वाला टॉपिक, फिर बायो फर्टिलाइजर्स वाला, ये नेक्स्ट क्लास में चैप्टर फिनिश हो जाएगा पूरा का। अभी बायो कंट्रोल एजेंट स्टार्ट करेंगे। इस वाले क्लास का नेक्स्ट क्लास जो होगा आपका कल है थर्सडे, फ्राइडे में होगा, फ्राइडे में। मैम इस चैप्टर के बाद एवोल्यूशन करवा देना मैम। इस चैप्टर के बाद ये अच्छी पक्का से। मैम फिर हमारा जो बोर्ड का क्या इस चैप्टर के बाद इवोल्यूशन करेंगे, और जो ड्रॉपर वाले बच्चे हैं, ड्रॉपर वाले बच्चों की क्लास 8:30 बजे भी होगी, मैं लिंक अभी भेज रही हूँ। ओके मैम। मैम कल मॉर्निंग में वाला कौन सा टॉपिक होएगा? क्या मैम 8:30 बजे कौन सा चैप्टर रहेगा? फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का एक लेक्चर में ज्वाइन कराया था ना मैंने। यस मैम। मैम कल क्लास लोगे मॉर्निंग? कहाँ गुंजन? हाँ फोटोसिंथेसिस वाले का क्लास होगा बेटा, कल मॉर्निंग वाली क्लास नहीं होगी, बिकॉज अभी आप लोगों का ना टाइम टेबल बनाया जा रहा है, प्रॉपर टाइम टेबल और प्लानर। तो मोस्ट प्रोबेबली मतलब पॉसिबिलिटी तो यही है कि फ्राइडे से कर दे, और फ्राइडे नहीं होगा तो मंडे से तो गारंटेड है आपकी सारी सब्जेक्ट्स की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे विद अ प्रॉपर टाइम टेबल, जिसमें रेगुलर आप लोगों के टेस्ट सीरीज चलेगा। मैम ड्रॉपर बैच वालों के लिए है ना ये? हाँ ये ड्रॉपर बैच वालों के लिए है। ओके मैम। उसका भी थोड़ा शेड्यूल्स वगैरह